बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नया नावल जिंदा मम्मी, तहरीर मकबूल जहांगीर। ड्रैकुला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे खौफनाक नावल, सदाकारी रिजवान अली सोंडो। इससे बेशतर मैं इस पुरस्कार, लर्जा खेज और नाकाबिले यकीन दास्तान का आगाज़ करूँ। मुख्तसर अल्फाज में अपना तारुफ करवा देना ज़रूरी समझता हूँ। मेरा नाम मेलकम रोज़ है, पेशा बैरिस्टरी, उम्र 28 साल। लंदन की बारौनक शाहरा जर्मन स्ट्रीट में मेरा दफ्तर है और यहीं रिहाइश भी। लंदन के ऊंचे अलकों में खूब मेरी पहचान है। भूत प्रेत बदरू आसेब से कभी मेरा वास्ता नहीं पड़ा और ना ही मैं इन बेहुदा बातों का कभी कायल हुआ। शायद इसलिए आज मैं ये सतरें लिखने बैठा हूँ तो एतराफ़ करता हूँ, हमारी इस जीती जागती कुरा अर्ज की दुनिया से अलग एक और अजीब दुनिया भी मौजूद है। मैंने इस दुनिया का हल्का सा मुशाहिदा किया है जो इतना खौफनाक और तहय्युर अंगेज़ है, उस पर यकीन करना आसान नहीं। लेकिन खुदाए लम यज़ल की कसम, मैं जो लिखूंगा उसमें ज़र्रा बराबर भी मुबालगा नहीं। वाक़यात कुछ इस अंदाज में मेरे सामने पेश आए कि ज़हन अरसे तक माऊफ रहा। और अब भी इतने बरस गुजर जाने के बाद कभी कभी मैं सोचता हूँ, मैंने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, क्या वाकई ऐसा हुआ था? शायद इन भयानक वाक़यात को मैं मरते दम तक फरामोश नहीं कर पाऊंगा। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, बहुत तेज़ी से। गुज़िश्ता ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात, हादसात हाफ़ज़े से निकल चुके हैं, लेकिन यह हौलनाक वाक़या मेरे हाफ़ज़े की सोच पर रोज़े अव्वल की तरह रोशन है। वो सर्दियों की एक कोहर आलूद नहायत तारीक रात थी। लंदन का मौसम यूं भी बड़ा तकलीफ दे रहा है, लेकिन जब मुसलसल बारिश हो रही हो और लम्हा बलम्हा सर्दी बढ़ती जाए, हत्ता कि आतिशदान में भड़कते हुए शोले भी सर्दी से कांपने लगे, तो ज़िंदगी से नफरत होने लगती है। गुज़िश्ता कई दिनों से लंदन का ये बेहुदा मौसम अजियत पहुंचा रहा था। सूरज निकलने का नाम ही नहीं लेता था। मेरे दफ्तर में उस दिन मौक्किलों का बेपनाह हजूम था। हर तरह के मौक्किल, बुढ़े जवान मर्द औरतें, भानत भानत की बोलियां। कोई बीवी से तलाक लेना चाहता है, किसी पर चोरी का मुकदमा बन गया है, कोई कत्ल के इल्ज़ाम में मुलविस है। ये रोज़ का मामूल था। मैं इन बातों का आदी हो चुका था, मगर उस रोज़ मौक्किलों ने मुझे बहुत तंग किया, ख़ास तौर पे चंद चिड़चिड़े दो बुड्ढों ने, जिनके किराएदार किराया अदा किए बगैर ही मकान खाली कर गए थे। मगरिब के वक्त मेरे मुलाजिम ने ऐलान किया, अब कोई मौक्किल बाकी नहीं रहा, इसलिए उसने दफ्तर का दरवाज़ा बंद कर दिया है। तब मैंने सुकून का सांस लिया। दिल में सोचा, चंद रोज़ कामिल आराम करना ज़रूरी है, वरना मैं बीमार हो गया तो मेरी देखभाल कौन करेगा। बदकिस्मती से मैं दुनिया में तनतना हूँ, अभी तक शादी नहीं कर सका। मैं जिस किस्म की बीवी चाहता था वो लंदन में एक जगह के सिवा कहीं नजर न आई। उससे शादी करना मुमकिन नहीं था, लिहाजा ये प्रोग्राम भी टलता रहा। किस्से को मुख्तसर करके मैं अपने मतलब पर आता हूँ। मैंने अपने मददगार वकील और दूसरे मुलाजमों को रुखसत किया। ज़ाती मुलाजिम भी शब्बा खैर कहकर अपने क्वार्टर में चला गया और मैं अपने कमरे में आया, खाना गर्म करके जहर मार किया और फौरन गर्म बिस्तर में घुस गया। सख्त थका मांदा था, इसलिए नींद जल्द आने का इम्कान था, लेकिन न जाने क्यों दिल अपने आप ही बैठता जा रहा था। जर्मन स्ट्रीट के बाहर ट्रैफिक का शोर मध्यम पड़ चुका था। कोहर लम्हा बलम्हा बढ़ती जा रही थी। कभी कभार किसी कुत्ते के रोने की मनहूस आवाज बुलंद होती। गालिबन यही आवाज थी जिसने मेरा जहनी सुकून तहोबाला कर दिया था। देर तक इसी तरह करवटें बदलता रहा, फिर कुछ घनूदगी सी तारी हुई। दफ्तर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे एक मैं बहुत बड़े बर्फानी इलाके में पहुंच गया हूँ। मेरे चारों तरफ बुलंद पहाड़ों की चोटियां हैं। यकायक एक चोटी पर से बर्फ का एक अजीम तोदा टूट कर लुढ़कता हुआ मेरी तरफ आता है। ये तो वो हजारों मन वजनी है। मैं देखता हूँ कि अब बचाव की कोई सूरत नहीं। मैं उससे बचने के लिए भागता हूँ, लेकिन फौरन ही हर तरफ से क़यामत खेज धमाकों के साथ तोदे टूट टूट कर मेरी तरफ लुढ़कने लगते हैं। फिर एक घटी सी चीख के साथ मेरी आंख खुल जाती है। मेरा बदन पसीने में तर है, दिल बुरी तरह धड़क रहा है। इस शदीद सर्दी में भी यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरे बिस्तर पर अंगारे भर दिए गए हैं। खुदा की पनाह, कैसा भयानक ख्वाब था। मैं सराहने रखे हुए पानी की गिलास की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ कि दफ्तर भर की घंटी जोर से बजने लगती है। ये घंटी मेरी ख्वाबगाह के बाहर लगी हुई है और इसका बटन इमारत के सदर दरवाजे पर है। घंटी मुसलसल चीख रही है और मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरे असाब पर कोई अनदेखी कुव्वत हथौड़े बरसा रही है। खुदा रहम करे, इस वक्त किस पर आफत आई, जरूर कोई मौक्किल है। क्या करूं, घंटी बजने दूं, मुझसे इस वक्त उठा न जाएगा। और फिर ये कोई आने का वक्त है। मैंने क्लॉक की तरफ निगाह की, उसकी चमकती हुई सुइयों ने बताया 3 बजे हैं। शायद वो जवाब न पाकर चला जाए, टल जाए, मगर नहीं, घंटी बार बार बज रही थी। अब तो पास पड़ोस वाले भी इसके शोर से जाग उठे होंगे। मैं अपनी किस्मत को कोसता हुआ उठता हूँ, ड्रेसिंग गाउन पहनकर कमरे से बाहर निकलता हूँ। आसमान अब भी अबर आलूद है, सर्द हवाओं के झक्कर चल रहे हैं, हल्की हल्की पुआर पर अबर पड़ रही है। जब मैं सदर दरवाज़ा खोलता हूँ तो मुझे अदना हैसियत के 2 आदमी दिखाई देते हैं। एक कोचबान की वर्दी में है, दूसरा इस इलाके का चौकीदार है। इसके हाथ में लालटेन है। दोनों मुझे देखते ही एक कदम आगे बढ़ाते हैं। कोचबान के हाथ में एक लिफाफा है, मुझे सलाम करके कहता है,
معاف کیجیے گا جناب، ڈاکٹر میلکم روز یہیں رہتے ہیں؟ ہاں، میرا نام میلکم روز ہے۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ سرکار، یہ لفافہ آپ کے لیے ہے، کوچبان نے دوبارہ اپنی ٹوپی چھو کر کہا۔ ہماری مالکن نے آپ کا پتہ بتایا تھا اور کہا تھا بیرسٹر صاحب کو ابھی دے کر آؤ اور ان کا جواب ہمیں لا کر دو۔ میں نے لفافے کو دیکھا، اس پر میرا ہی نام لکھا تھا۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے لفافہ چاک کیا۔ نیلے رنگ کے گملا کاغذ پر القاب و آداب کے بغیر چند سطریں لکھی تھیں۔ آپ نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا تھا، کسی بھی لمحے اگر مدد کی ضرورت پڑے تو آپ دل و جان سے حاضر ہوں گے۔ سمجھ لیجیے اب وہ وقت آن پہنچا ہے، آپ اپنا عہد پورا کریں۔ دراصل مجھے اس وقت کے آنے کا احساس تو تھا، مگر امید ہرگز نہیں تھی کہ اتنی جلدی آ جائے گا۔ میں اس وقت جس مصیبت سے دوچار ہوں اس کا ذکر زبانی کروں گی۔ صرف اتنا لکھ دیتی ہوں، کوئی نامعلوم ہستی میرے والد کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ حملہ ہو چکا ہے اور والد شدید زخمی ہیں، لیکن ابھی تک زندہ ہیں۔ ان کی نبض دھیمی رفتار سے چل رہی ہے، مگر وہ بے ہوش پڑے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر اور پولیس کو بلوانے کے ساتھ ساتھ آپ کی جانب اپنا ایک آدمی بھیجا ہے۔ میں بالکل تنہا ہوں، کسی پر اعتماد نہیں کر سکتی۔ آپ کو قابل سمجھتی ہوں، حالات نہایت پراسرار اور از حد حیران کن ہیں۔ خدا کے واسطے جلد آئیے۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، مارگریٹ ٹریلیانی۔ جوں میں یہ خط پڑھتا جاتا، دل میں درد کی ٹھیسیں بڑھتی جاتی۔ وہ بیچاری مارگریٹ، معصوم حسین لڑکی، کسی آفت میں پھنس گئی ہے۔ گزشتہ ملاقاتیں اور باتیں یاد آنے لگی۔ اب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ مجھے اس لڑکی سے شدید محبت ہے اور وہ اس وقت میری مدد کی طالب ہے۔ میں نے کوچبان سے کہا، تم ٹھہرو، میں ابھی کپڑے بدل کر آتا ہوں اور تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر کپڑے پہنے اور گاڑی میں سوار ہو کر ایک پراسرار مہم کی طرف روانہ ہو گیا۔ لندن کے گلی کوچے سنسان پڑے تھے۔ بارش اب تیز ہو گئی تھی۔ کسی شراب خانے سے شرابیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سناٹے کو چیرتی ہوئی نکل جاتی۔ گھوڑے پوری رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ کوچبان مسلسل چابک برسا رہا تھا۔ تمام راستے مارگریٹ کے والد مسٹر ٹریلانی کے بارے میں سوچتا رہا۔ کوچبان نے صرف اتنا بتایا تھا کہ مسٹر ٹریلانی پر کسی نامعلوم شخص نے حملہ کر کے بری طرح سے زخمی کر دیا ہے۔ پورے لندن میں ان کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ پھر ایسا کیوں ہوا؟ سرکار، مسٹر ٹریلیانی اپنے کمرے میں پائے گئے، کوچبان نے کہا۔ ان کے کپڑے خون میں لت پت تھے، ایک گہرا زخم سر پر آیا تھا۔ سب سے پہلے کس نے انہیں اس حالت میں پایا؟ میں نے پوچھا۔ ان کی بیٹی نے سرکار۔ تعجب ہے، آخر آدھی رات کے بعد مس مارگریٹ کو اپنے والد کے کمرے میں جانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ ممکن ہے انہوں نے اپنے والد کی چیخ سنی ہو۔ ہاں، یہ بھی ممکن ہے، کوچبان نے جواب دیا۔ صبح کا دھندلکا اب آہستہ آہستہ اجالے میں بدل رہا تھا۔ آسمان پر بادلوں کے آوارہ ٹکڑے بکھر رہے تھے۔ بارش چند دموں کے لیے تھم گئی۔ اب ہم لندن کے فیشن ایبل علاقے سے گزر رہے تھے۔ سڑک پر گاڑی کے دوڑنے اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کا شور اکا دکا راہگیروں کو اپنی جانب متوجہ کر رہا ہے۔ سڑکوں کی صفائی کرنے والے اپنی ڈیوٹی پر آ گئے ہیں۔ کنگسٹن برج پار کرتی ہی ہماری گھوڑا گاڑی ایک بلند اور شاندار عمارت کے صدر دروازے پر پہنچ کر رک گئی۔ کوچبان نے اپنی نشست سے اتر کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے نیچے اترنے میں مدد دی۔ اس چوڑی اور صاف ستھری سڑک کے بالکل سامنے بائیں ہاتھ پر مجھے ڈائننگ ہال کی عمارت نظر آئی۔ یہاں سبھی عمارتیں اپنی مثال آپ ہیں، لیکن میں جس جگہ آیا ہوں اس علاقے کی سب سے عالیشان عمارت ہے۔ اس کا فن تعمیر قدیم مگر شاہانہ ہے۔ باہری صدر دروازہ لکڑی کا ہے اور اس پر نہایت نازک بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں۔ راہداری میں برقی روشنی ہو رہی ہے۔ ادھر دو تین گاڑیاں کھڑی ہیں، ان میں ایک پولیس کار بھی موجود ہے۔ ہال میں داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا مارگریٹ ایک پولیس آفیسر سے باتیں کر رہی ہے۔ اس کے حسین چہرے پر غم کے گہرے سائے پھیلے ہوئے ہیں۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے میرے قریب آئی۔ اب میں نے دیکھا اس کے ترشے ہوئے سرخ ہونٹ بری طرح کانپ رہے ہیں۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی ہیں۔ ایک کرب آمیز تبسم سے اس نے میرا استقبال کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، مجھے یقین تھا آپ ضرور آئیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے مصاحبے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اس کا سبک اور دلکش ہاتھ آہستہ سے تھام لیا۔ میرے جسم میں ایک بجلی کی لہر سی دوڑ گئی۔ یوں محسوس ہوا میرا ہاتھ دہکتے ہوئے کوئلوں پر جا پڑا ہو۔ میں نے کئی مرتبہ مس ٹریلانی کے ہاتھوں کو دیکھا اور چھوا تھا۔ میرا خیال تھا ایسا نرم و نازک ہاتھ اور اتنی خوبصورت انگلیاں دنیا میں کسی اور عورت کی نہیں ہوں گی۔ آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ پولیس آفیسر کی طرف مڑی اور کہنے لگی، یہ میرے دوست ہیں مسٹر میلکم روز۔ پولیس آفیسر نے مجھے سلیوٹ کیا اور کہا، میں آپ کو بخوبی جانتا ہوں۔ کیوں جناب والا، آپ کو برکسٹن والا کیس تو یاد ہوگا جس میں مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے کا فخر حاصل ہوا تھا۔ تب مجھے یاد آیا یہ شخص سپرنٹینڈنٹ ڈولین ہے۔ میں نے مصاحبے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ایسا معلوم ہوا پولیس آفیسر سے میری پرانی واقفیت مس ٹریلانی کے لیے خوشگوار ثابت ہوئی ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر اب اطمینان کی جھلک نظر آنے لگی تھی۔ پولیس آفیسر سے چند منٹ رسمی بات چیت کے بعد میں نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو مس مارگریٹ سے میں علیحدگی میں بات کر لوں۔ اس کے بعد میں آپ سے اس المناک حادثے کے مختلف پہلوؤں پر بحث کروں گا۔ جناب والا، اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، ڈولین نے سر جھکا کر جواب دیا۔ میں مارگریٹ کے ساتھ ایک نہایت ہی خوبصورت کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے کا صدر دروازہ عمارت کے ہرے بھرے لان میں کھلتا تھا۔ اب میں نے گہری نظروں سے اس کمرے کا جائزہ لیا۔
दरवाज़ों और खिड़कियों पर भारी स्याह रंग के रेशमी पर्दे लटक रहे थे। चारों तरफ सजा हुआ फर्नीचर इतना बेशकीमत था, एक लम्हे के लिए मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर मुझे मिस ट्रेलहानी के वालिद की बेपनाह दौलत याद आई। इसके जुनून का एहसास हुआ। दुनिया भर से तरह तरह के नवादिर जमा करके लाना, इस मकान में सजाना उसका बेहतरीन मशगला था। हकीकत यह है कि मकान क्या था, एक नादिर रोज़गार म्यूज़ियम था। इमारत के बेशुमार कमरों, गैलरियों, तहखानों और हदरियों से अनगिनत और इंतहाई कीमती अशिया शोकेसों में सजी हुई थी। कालीन, फर्नीचर, बर्तन, हथियार, जानवरों की खालें, मुजस्मे, कब्रों के कतबे, कदीम इमारतों और मकबरों की चौबी दीवारें, सालिम दरवाजे, बादशाहों के इस्तेमाल की सदाहत चीज़ें, हीरे जवाहरात, पुरानी किताबें और मिस्र के बादशाहों के शहजादे और शहजादियों के अहराम से लाई हुई बहुत सी हुनूद शुदा लाशें। वो अफ्रीका, एशिया और यूरोप की मुर्दा ज़बानें माहिराना अंदाज में जानता था। हज़ारों साल कदीम मिस्री तहजीब व तमद्दुन के ठोस मुताले और आसार के मुशाहिदे में उसका कोई सानी नहीं था। फ़िरौन के मकाबिर की दीवारों पर खुदे हुए नक्शों और तस्वीरों को यूं फरफर पड़ता कि बड़े बड़े आसर कदीमा के माहिरीन हैरान रह जाते। उसने बेशुमार गुमशुदा मकबरों का सुराख लगाया, उनकी खुदाई की और बेशबा ख़जानों का मालिक बन गया। मुझे मालूम था अपने ज़ौक़ और फ़न के आदमियों के सिवा इसका मेलजोल किसी से नहीं था। उसकी बीवी मर चुकी थी, जिससे उसकी यही एक लड़की थी, जिससे उसने तमाम मसाइब और तकालीफ से दूर अमेरिका के एक आला दर्जे के हॉस्टल में रखा। काबिल उस्तादों की मदद से उसकी परवरिश और तरबियत की। लड़की को चूँकि अपने बाप के पास रहने का मौका ज़्यादा नहीं मिलता था, इसलिए वो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। मिस्टर ट्रेलानी ने मिस्र की एक ताज़ा मुहिम से वापस आने के बाद लंदन में रहने का फ़ैसला किया था, शायद इसलिए कि अब मार्गरेट जवान हो चुकी थी। उसका गैरों में रहना ठीक नहीं था, लेकिन इतने बड़े और आलीशान मकान में जो अजीबो-गरीब नवादरात से पटा पड़ा था, जिसमें मिस्र की मम्मियों की बड़ी तादाद शोकेस में बंद थी, नौजवान लड़की का दम घुटता था। उसे अपने घर में बदबूओं की मौजूदगी का एहसास होता। ये तमाम बातें उसने महफ़िल रक़्स के दौरान मुझे बताई थी। उसका बाप सिर्फ नाश्ते के वक्त कमरे से बाहर निकलता, वरना सारा सारा दिन, सारी सारी रात कमरे में बंद न जाने क्या करता रहता था। घर के किसी मुलाजिम को मुकर्ररा औकात के अलावा उसके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। शक्ल सूरत, कद-ओ-कामत के एतबार से वो नहायत ही बारोब और कवि हैकल था। उम्र के 60 साल गुजारने के बावजूद अब भी इतनी जान रखता था। किसी नौजवान आदमी के घूंसा मारते तो वो पानी ना मांगे, लेकिन ताज्जुब था ऐसे कवि शख्स पर किसने हमला किया और शदीद जख्मी करके फरार हो गया। एक नरम और शानदार सोफे पर बैठने का इशारा करके वो खुद सामने पड़ी हुई आबनूसी कुर्सी पर बैठ गई। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने शीरी और दिल मोह लेने वाले लहजे में कहा, मिस्टर रोज़, मेरी समझ में नहीं आता कि आपकी आमद का शुक्रिया किन अल्फाजों में अदा करूं। सच पूछिए तो इस मकान के चप्पे चप्पे से मुझे खौफ आता है, जी चाहता है यहाँ से भाग जाऊं। एक सानिये के लिए वो रुकी और फिर गोया हुई। अगरचा आपसे मेरी शनासाई की मुद्दत कुछ ज़्यादा नहीं, ताहम चंद मुलाकातों के बाद मैंने अंदाज़ा किया था आप अच्छे आदमी हैं। आपका वो कॉल भी मुझे याद है, जब ज़रूरत पड़े आप मेरी मदद करेंगे, इसी ख्याल के ज़ेरे असर मैंने आपको ज़हमत दी है। मैंने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया, मैं हर मुमकिन खिदमत के लिए तैयार हूँ, आप मेरी ज़हमत का कोई ख्याल न फरमाइए। अब मैं पूरा किस्सा आपकी ज़बानी सुनने के लिए बेचैन हूँ। देखिए, मैं अर्ज़ करती हूँ, असल वाक़यात ये हैं, आधी रात के बाद अचानक मेरी आँख खुली। मेरा कमरा वालिद की ख्वाबगाह के करीब है। इतना एहसास हुआ, मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। मैं पूरी तरह तशरीह नहीं कर सकती आवाज़ किस किस्म की थी, लेकिन उसका ये असर हुआ कि मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। चंद लम्हों के बाद मैंने वही आवाज़ दोबारा सुनी। इस मरतबा मालूम हुआ कि आवाज़ वालिद के कमरे से आई है। कभी कभी मुझे वालिद के चलने फिरने और अपने आप से बातें करने की आवाज़ें भी सुनाई दिया करती थी, क्योंकि वो रात गए तक काम करने के आदी हैं। बाज़ औक़ात सुबह सादिक तक कुछ न कुछ करते रहते हैं, ना मालूम क्या क्या, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला। एक मरतबा मैंने इस ख्याल से उनके रात भर जागने से उनकी सेहत पर असर पड़ेगा दरख्वास्त की कि आप इतनी देर तक काम न किया करें। ये सुनकर वो सख्त नाराज़ हुए। फिर उनके सफ़ेद सफ़ेद नोकीले दांत देखकर दहशत के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। इस वक्त वो किसी खूनख्वार भेड़िए की मानंद नज़र आ रहे थे। दूसरे लम्हे उनकी हालत बदल गई। उन्होंने नरमी से मुझे समझाया, आइंदा ऐसी बात न कहना, मैं अपना कामकाज रात ही के वक्त किया करता हूँ। खैर, मैंने इस आवाज़ पर गौर किया, तब एहसास हुआ ये मेरे वालिद के चलने फिरने की आवाज़ तो नहीं, अलबत्ता कोई शख्स ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है, या फिर ये खर्राटे तो कभी लेते नहीं। फिर यूं सुनाई दिया जैसे कोई चीज़ फर्श पर घसीटी जा रही हो। आवाज़ कभी तेज़ कभी मध्यम, मुझसे रहा न गया। अपने बिस्तर से उठी और दबे पाँव वालिद के कमरे की तरफ चली। बाहर बरामदे में गुप अंधेरा था और मैं दरवाजे के साथ लगकर आवाज़ सुनने लगी। फिर मैंने दरवाजे का हैंडल आहिस्ता से घुमाया। किसी हल्की आवाज़ के बगैर दरवाज़ा खुल गया। कमरे में रोशनी की कोई किरण नहीं थी। चंद लम्हे बाद मुझे खिड़कियों के किनारे दिखाई दिए। सांस लेने की आवाज़ अब भी मुसलसल आ रही थी, जैसे कोई हाँफ रहा हो। मैंने जुर्रत करके कमरे में कदम रखा और जल्दी से दाएं हाथ से दीवार पर लगा हुआ बरकी कुमकुमे का बटन दबा दिया। बटन दबाते ही कमरा रोशनी से जगमगा उठा।
سب سے پہلے میری نگاہ والد کے بستر پہ گئی۔ سفید چادر پر شکنیں پڑی ہوئی تھی، سرخ کمبل ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ والد بستر پہ نہیں تھے۔ میں ایک قدم آگے اور بڑھی۔ اب میں نے دیکھا بستر کے عین درمیان تازہ خون کا بہت بڑا داغ پھیلا ہوا ہے۔ پھر خون کے چھوٹے چھوٹے دھبے چادر کے کنارے پر بھی نظر آئے۔ خوف سے میرے دل کی حرکت بند ہونے لگی۔ پھر بڑی مسحری کی پرلی طرف سے سانسوں کی آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ میری ٹانگیں تھر تھرا رہی تھیں، ہاتھ لرز رہے تھے، اور چند قدم آگے بڑھی تو میں نے دیکھا والد صاحب آئینی سیف کے پاس اوندھے منہ پڑے ہیں، اور ان کے ارد گرد خون ہی خون بکھرا ہوا ہے، تازہ تازہ گاڑھا اور گرم گرم سرخ خون۔ معزز سامعین، ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ پسند آئی تو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔